आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जी हाँ, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और किसके नेतृत्व में? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1916 में। 2 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति डैश से संबंधित है? जी हाँ, स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किनसे है? तो मौलिक कर्तव्य से है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है मौलिक कर्तव्य से कैसे है, चलिए मैं आपको वो भी समझा देते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, इसलिए यहाँ आपको प्रश्न में देखने को मिला है कि स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है किनसे है? तो मौलिक कर्तव्य से है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो किस वर्ष करेरा अभयारण्य की स्थापना हुई थी? जी हाँ, किस वर्ष करेरा अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1981 में करेरा अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और करेरा पक्षी अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि करेरा पक्षी अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? जी हाँ, समाचार पत्र मजहरुल सरूर जो है कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर। 1849 में मजहरुल सरूर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और यह तत्कालीन राजपूताना राज्य का पहला समाचार पत्र था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। जी हाँ, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किन्हें संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो PDF होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, इब्न बतूता निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। और इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इसका सही प्रश्न का, तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, इलाहाबाद में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लियाकत अली। जी हाँ, लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखें। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? जी हाँ, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस सूची में लोक व्यवस्था का विषय है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस सूची में लोक व्यवस्था का विषय है? तो इसका सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची। और 7वीं अनुसूची के अनुसार ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? भारत की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसून प्रकार से भारत की जलवायु का वर्णन किया जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? जी हाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है हिमालय का भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ, तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का, तो अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, अर्थव्यवस्था का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 16 नंबर प्रश्न का, तो जून 1817 में निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जी हाँ, जून 1817 में निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूना संधि की। पूना संधि पर वर्ष 1817 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। का युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था या तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी गई है और यह प्रकाशित कब हुआ? तो 1776 में प्रकाशित हुआ था। बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बात करें मधुबनी का, किशनगंज और सीतामढ़ी का, तो ये तीनों जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आप याद रखें। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अनंतगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियाँ। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो मानव शोषण वर्णक क्या है? जी हाँ, मानव शोषण वर्णक जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो हीमोग्लोबिन है मानव शोषण वर्णक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जी हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आप याद रखें। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी हाँ, मानव शरीर में निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि लगभग एक मटर के आकार का होता है। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो आंसुओं का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, आंसुओं का पीएच मान जो होता है
निम्नलिखित में से कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5 से 7.6 के बीच आंसुओं का पीएच मान होता है। तो ये आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, पीलिया नामक बीमारी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिगर को प्रभावित करता है पीलिया नामक बीमारी। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित बंधों में से कौन सा सबसे कमजोर प्रकृति का होता है? जी हाँ, निम्नलिखित बंधों में से कौन जो है सबसे कमजोर प्रकृति का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध जो होता है सबसे कमजोर प्रकृति का होता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो आवर्त सारणी को किसने तैयार की थी? जी हाँ, आवर्त सारणी को निम्नलिखित में से किसने तैयार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तैयार किए थे। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो अष्टक नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? जी हाँ, अष्टक नियम का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JAR न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम का प्रस्ताव दिए थे। और बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहा जाता है? जी हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखी बर्फ यानी सूखा हुआ बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। बात नंबर प्रश्न का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता? जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचार के परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, यानी साबुन बनाने में, अखबार बनाने में और धातुओं में चिकनाई कम करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखें। बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, सिस्मोग्राफ का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? मैं आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आज का 33 नंबर प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? जी हाँ, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जी हाँ, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व का तापमान सर्वाधिक होता है। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को, तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, या उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किससे कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? जी हाँ, सबसे छोटी जीवित कोशिका निम्नलिखित में से वो कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है? तो 300। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को, तो शोषण को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जी हाँ, शोषण को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में शोषण को वर्गीकृत किया जा सकता है।
बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो ZnSO4 इंटू 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? जी हाँ, ZnSO4 इंटू 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद विट्रियल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 इंटू 7H2O यानी जिंक सल्फेट का। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? जी हाँ, ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और जिसका प्रतीक यानी सिंबल होता है ओ, और परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो ये आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। तो इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।